नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कान्हा स्टेडियम में तैयारियां की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। कान्हा स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रणा हो चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्रमशः पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद आयोजित होगा 25 तारीख को। तो शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी गेस्ट कौन कौन है वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। और शपथ ग्रहण समारोह के पहले पर्यवेक्षक भी यहाँ पर मंत्रणा करते नजर आएंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर। करीब 20 साल बाद उत्तर प्रदेश अब एक और इतिहास रचने की ओर है, जहां पर योगी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। और इसी कान्हा स्टेडियम में 6 दिन बाद ये इतिहास रचा जाएगा। यहां पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। कई बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, केंद्र के मंत्री सब यहां पहुंचेंगे। और इसके बाद माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी न्योता दिया गया है। देखना होगा कि उनमें से कौन से नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं। लेकिन ये पहले आयोजन ऐसा होने जा रहा है, ऐसा शपथ ग्रहण होने जा रहा है जिसमें नेताओं के अलावा आम जन को भी बुलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें जो लाभार्थी रहे उत्तर प्रदेश के उनको भी मौका दिया जाएगा कि शपथ ग्रहण का हिस्सा बने वो। और इस स्टेडियम की खासियत है कि 50,000 ज्यादा इसमें कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा जो मैदान है उसमें भी जो मंच सजेगा वहां पर करीब 20,000 आदमी बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं 70,000 लोग गवाह होंगे इस शपथ ग्रहण के 2.0 के। योगी आदित्यनाथ की जो 2.0 सरकार चलने जा रही है ये उसके गवाह बनेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कान्हा स्टेडियम की हैं, जहां पर तैयारियां काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं और 6 दिन बाद यहां पर आयोजन होना है। कई अधिकारी लगातार यहां पर आवाजाही बनाए हुए हैं, यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। नवनीत सहगल यहां पर भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और वो भी जायजा ले रहे हैं। हर घंटे पे पूछा जा रहा है अधिकारियों से कि तैयारियों का क्या हाल है। और इसके अलावा जो अमित शाह हैं वो भी माना जा रहा है कि 21 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और कैबिनेट में कौन नेता शामिल होने जा रहे हैं उसको लेकर मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि 2 ऐसे पुलिस अफसर हैं जो माननीय हो चुके हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिसमें दयाशंकर सिंह और शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नाम हैं जिनको पहली बार मौका मिलेगा, जो योगी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। 25 से ज्यादा लोग यहां पर शपथ लेंगे, जिसमें राज्य और कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे और उसके बाद तय होगा कि उनको कौन से विभाग दिए जाएं। तो फिलहाल तैयारियों को जो सिलसिला है वो पूरा हो चुका है और देखना होगा कि कब ये शपथ ग्रहण का जो मंच सजता है उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखर के जनता टीवी लखनऊ। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण की तैयारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्योंकि इस बार योगी 2.0 सरकार में किसका कद बढ़ा है और किसको ज्यादा तरजीह दी गई है, इसकी लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। इस बार योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे जुड़ेंगे। वहीं पहले की तरह डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकेंगे। डिप्टी सीएम बनने की रेस में कई नाम आगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा ग्रामीण से चुनाव जीतकर आई बेबी रानी मौर्य और लखनऊ कैंट से जीतकर आए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव तो हार गए, लेकिन योगी सरकार की नई कैबिनेट में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर यहां पर चुनाव लड़ा और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीत हासिल की। केंद्र में पार्टी के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही उनकी गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में रही है। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसी तरह यूपी पुलिस में रह रहे पूर्व आईपीएस अजीम अरुण भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पूर्व आईएएस एके शर्मा की गिनती पीएम नरेंद्र मोदी के करीबियों में होती है। इस समय वो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम भी मंत्रिमंडल में होने की बात चल रही है।
विधानसभा चुनाव के बाद यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने 30 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि सपा से बीजेपी में शामिल हुए सीपी चंद, रविशंकर सिंह, नरेंद्र भाटी, नमा निरंजन को भी टिकट दिया गया है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी और प्रदेश गृह महामंत्री अनूप गुप्ता को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी में टिकट की पात्रता के लिए विवादित टिप्पणी करने वाले हरिओम पांडे को फैजाबाद क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है और रायबरेली से लोकसभा चुनाव हारे दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है विधान परिषद चुनाव की। स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अब बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी है। 30 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 6 जुलाई के पहले विधायक कोटे की 15 सीटों पर चुनाव होना है। इसके बाद परिषद में कांग्रेस 0 पर पहुंच जाएगी, जबकि बसपा के पास विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी एक ही सदस्य रह जाएगा। निकाय चुनाव से लेकर मनोनयन और विधायक कोटे की सीटों के नतीजे पक्ष में कर बीजेपी के पास सहयोगियों की संख्या 2/3 पहुंचाने का मौका है। तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो अब बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, 30 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इस लिस्ट के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले कहा कि वो किसी भी हारे हुए प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारेगी एमएलसी चुनाव में, तो कहीं ना कहीं वो यथार्थ होता भी दिखा है, क्योंकि अभी 36 में से 30 नाम सामने आए हैं। पहले चरण में जो मतदान होना है उनके प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, लेकिन इस 30 प्रत्याशी में कोई भी हारा हुआ प्रत्याशी नहीं है जो विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, हार गया हो, उसे मौका विधान परिषद में दिया गया हो। तो फिलहाल तो जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही थी वो साफ हो गई है कि कोई भी हारा हुआ प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा। दूसरी तरफ ये चुनाव जरूर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो संख्या है विधान परिषद में वो समाजवादी पार्टी की ज्यादा थी। करीब 48 से ज्यादा उनके विधान परिषद सदस्य थे, लेकिन उसमें से कई ऐसे थे जो छोड़कर पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा मौका दिया है। 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको दोबारा फिर से मैदान में उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर इस लिस्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे तो देखा जा रहा है कि जाति समीकरण को देखते हुए, इस पूरे गठजोड़ को देखते हुए यहाँ पर प्रत्याशियों का नाम सामने आया है जो चयन हुआ है जिनका। दूसरी तरफ बड़ी चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो भी पूर्ण बहुमत भी चाहते हैं विधान परिषद में, क्योंकि उनको अभी कई चीजों में दिक्कत आती है, सामना करना पड़ता है पूर्ण बहुमत सरकार होने के बावजूद। तो अभी विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक अपनी संख्या को पूर्ण बहुमत रखने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर है। चलिए, और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा विधान परिषद के चुनाव को भी समझना होगा, क्योंकि अब 36 सीटों पर चुनाव होने हैं। 30 सीटों के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। 100 सीटें विधान परिषद में है प्रदेश में, तो इस पर नजर बनी रहेगी। और तौकीर, हमारे साथ बने रहिएगा आप। तो एक तरह से देखा जाए तो पहले चरण के 30 प्रत्याशियों के नाम जो है बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद ने इस्तीफा दिया है। जयंत को पत्र भेजे हैं। टिकट बेचने का भी आरोप लगा है। दलितों, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप लगाया और अपनी गलतियों से हारे, जीता चुनाव अपनी गलतियों से हारे, ये मसूद का कहना है। तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद ने यहाँ पर जयंत को भेजे पत्र में टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। दलितों, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप भी यहां पर लगाया है। मसूद का कहना है कि जीता चुनाव अपनी गलतियों से आप हारे। तो आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तौकीर, इस खबर पर भी बात करेंगे कि आरएलडी जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और तमाम तरह के बड़े आरोप यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो 2 पन्ने का जो एक पत्र है वो जो वायरल हो रहा है, जयंत चौधरी का नाम लिखा गया है, डॉक्टर मसूद ने लिखा है और आरोप लगाया उन्होंने कि जो अल्पसंख्यक और दलित हैं उनका सम्मान नहीं रखा गया पार्टी में, और प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और खासकर ये भी उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया उस पत्र में। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो कितने गंभीर हैं, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का जो गठबंधन था वो बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि जो सत्ता में इसी के रास्ते वो सत्ता तक पहुंचेंगे, पश्चिम के रास्ते ही वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विधानसभा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो दावे तो फेल हुए। 125 पर पार्टी सिमट गई। आरएलडी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा, 8 सीटों पर सिमट गई। तो फिलहाल अभी जो तस्वीर बन के सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर मसूद के जो आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन एक तरफ आरएलडी के लोगों का ये भी कहना है
कि डॉक्टर मसूद टांडा से टिकट मांग रहे थे और चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया और इसकी वजह से वो काफ़ी लंबे अरसे से नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि इस तरह का पत्र उन्होंने लिखा और उसके बाद वायरल किया है। अब देखना ये होगा कि जयंत चौधरी इस पर किस तरह का निर्णय लेते हैं, डॉक्टर मसूद से बात करते हैं, उनको पार्टी में वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, या फिर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। डॉक्टर मसूद ने जयंत चौधरी के साथ साथ अखिलेश यादव पे भी आरोप लगाए कि उन्होंने भी अपनी मनमानी की है इस पूरे 2022 के चुनाव में। चलिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भीतर घात की स्थिति पहले से ही नजर आ रही थी और आपको भी याद होगा कि हार के बाद कई इकाइयां जो है वो भंग हो गई थी। अभी क्या कुछ स्थिति है आरएलडी की? देखिए, आरएलडी ने तो पहले ही अपनी सारी इकाइयों को भंग कर दिया है और अब जयंत चौधरी बहुत जल्द आने वाले हैं। विधानमंडल दल की 25 तारीख को एक बैठक होनी है समाजवादी पार्टी में, उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं और उसके बाद वो अपने दल की भी बैठक अलग से करेंगे और इसी जो 8 विधायक हैं इसके अलावा जो और पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठेंगे और नए सिरे से गठन जो तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल अभी सारी इकाइयां आरएलडी की तरफ से ही भंग कर दी गई हैं और अभी राजभर का जिस तरह से बयान आया और राजभर ने कह भी दिया कि अब वो किसी और के दल के साथ नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो समीकरण कहीं ना कहीं आने वाले आगे के चुनाव है उसको देखकर समझ में आते हैं कि सभी दल अभी फिलहाल साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन 2022 का चुनाव जब नजदीक आएगा तो उस वक्त ये जो दल है किस तरह के फैसले लेंगे इसकी सुगबुगाहट लेकर जरूर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा जो गर्म है इस समय। जी चलिए, इस पर नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर फिलहाल जानकारी और बातचीत करने के लिए। यदि उत्तराखंड की बात करें तो नए मुख्यमंत्री को लेकर रविवार को फैसला हो सकता है और इसके लिए बीजेपी ने राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी ने राज्य में 47 सीट जीती है और अब राज्य के सीएम को लेकर माना जा रहा है कि कल यानी कि 20 मार्च को देहरादून बुलाया जा सकता है सभी को और इस पर बातचीत हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कल राज्य के नए सीएम को लेकर फैसला संभव है। राज्य में अभी तक सीएम के नाम पर फैसला नहीं हो सका है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के दिल्ली दौरे के बाद राज्य का सियासी तापमान बढ़ा है क्योंकि कोश्यारी के संघ और बीजेपी में अच्छे संबंध बताए जाते हैं और राज्य में धामी को सीएम बनाने के वक्त भी कोश्यारी दिल्ली पहुंचे थे। वहीं कोश्यारी को धामी का राजनैतिक गुरु भी माना जाता है। तो बाढ़ पर दावेदारी अब किसकी बारी, ग्राफिक्स के माध्यम से जो सीएम की रेस में है वो हम आपको दिखा रखे हैं। सतपाल महाराज केंद्र में मंत्री और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा गणेश जोशी का नाम भी चल रहा है। मसूरी से रिकॉर्ड बनाकर फिर से चुनाव जीते हैं। देहरादून जिले से ब्राह्मण नेता है। धामी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत मिला और हालांकि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे हैं। 2002 से लगातार हरिद्वार से विधायक हैं, बीजेपी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम तरह के जो नाम है जो सीएम फेस की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी एक टर्न तब आ जाता है जब कोश्यारी जो है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने पर अब और भी कयास लगाए जा सकते हैं। अजीत संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अब एक तरह से इसमें और भी वर्चस्व अब बढ़ गया है क्योंकि कोश्यारी जो है वो दिल्ली पहुंचे। धामी जब सीएम बने थे तो उस वक्त भी कोश्यारी दिल्ली पहुंचे थे, अभी एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, तो अब भी कयासों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि इंतजार करना होगा, कल बैठक होगी कहा जा रहा है, नाम का ऐलान संभव है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, अगर भगत सिंह कोश्यारी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ। और पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो जो मुख्य धारा की राजनीति थी वो पुष्कर सिंह धामी की भगत सिंह कोश्यारी के ही साथ शुरू हुई थी। जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो पुष्कर सिंह धामी उनके ओएसडी हुआ करते थे। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिली थी 6 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को, तो उसके पीछे भी बड़ा अहम रोल जो कहा जा सकता है वो भगत सिंह कोश्यारी का ही था। और अब एक बार फिर से जब दोबारा मंथन हो रहा है मुख्यमंत्री के पद को लेकर, चेहरे को लेकर, तो ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जिसको देखते हुए भगत सिंह कोश्यारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए शपथ जी, इसके अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका फैसला जो है वो दिल्ली में आयोजित होने वाली कोर कमेटी की बैठक में तय हो जाएगा। और उम्मीद है कि कल जो भी पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाए गए हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो दोनों दोपहर बाद तक देहरादून पहुंच सकते हैं और संभवतः कल यहाँ पर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हो जिसमें नए चेहरे की घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान इस बात का नहीं किया गया है कि विधानमंडल दल की बैठक कब होगी। संभवतः कल या परसों में यह बैठक होगी और उसके तत्काल बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जी
चलिए, तो एक तरह से देखा जाए तो पार्टी हाईकमान के ऐलान का सभी को इंतजार है, इस पर नजर बनी रहेगी। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। प्रदेश में नई बीजेपी सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बहुत जल्द बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन होगा। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक दल की बैठक कब होनी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन कौशिक का कहना है कि शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर बैठक में पूरी रूपरेखा तय होगी। इस बात की भी पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के मौके पर उत्तराखंड में आ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो सकता है। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे। बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब 21 मार्च को कांग्रेस हार के कारणों का महामंथन करने जा रही है। कांग्रेसी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि कांग्रेस की सीट भले ही बढ़ी हो, लेकिन फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए, जिसे लेकर 21 मार्च को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पर्यवेक्षक अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, जिसमें हार के कारणों पर सभी पक्षों के साथ चर्चा होगी। वहीं संगठन के भीतर जो बयानबाजी चली आ रही है, उस पर भी संज्ञान लेने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। 21 तारीख को हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक अविनाश पांडे, जो महामंत्री हमारे ऑल इंडिया के, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया। तो हमारे प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी और तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो एक समीक्षा करेंगे और जीते हुए हारे हुए विधायकों से समीक्षा करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनसे समीक्षा करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से इन 5 सालों में लोग इतने नाराज थे। उत्तराखंड में महंगाई चरम पर थी, पलायन चरम पर था, बेरोजगारी चरम पर थी। आखिर क्या वजह रहा कि हम चुनाव हार गए? इन सब की समीक्षा करेंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देंगे। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।